बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। हैदराबाद से 2 आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। कल 3 आतंकी मारे गए। आज से आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से कब मिलेगी थोड़ी राहत। देश की अहम खबरों के लिए सबसे पहले देखिए टॉप 9 राष्ट्र। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल बम धमाका केस में एनआईए ने हैदराबाद से लश्कर-ए-तैयबा की 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकियों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के नाम इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक हैं। दोनों मूल रूप से यूपी के शामली के रहने वाले हैं। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए लश्कर के दोनों आतंकियों ने आईईडी बम बनाकर उसे कपड़े के एक पार्सल में पैक किया था। दोनों ने पार्सल बम को सिकंदराबाद से दरभंगा तक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा था। इनका मकसद था पटरी पर दौड़ती यात्री ट्रेन में धमाका करना। जांच के दौरान ही एनआईए को इनके हैदराबाद में होने की जानकारी मिली थी। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। गिरफ्तार मोहम्मद नासिर ने साल 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहीं केमिकल बम बनाना सीखा था। नासिर अपने भाई इमरान के साथ एंटीक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्मों के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था। जम्मू में सीमा पार से ड्रोन हमले के बाद घाटी में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुलगाम के चिमर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक अन्य आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल की कमरतोड़ महंगाई के बीच आम आदमी को आज से एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल दूध के दाम में आज से 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। अमूल ने देश भर में अपने सभी मिल्क प्रोडक्ट की कीमत आज से 2 रुपए बढ़ा दी है। आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी के साथ अब सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि के बीच तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक की आज बैठक होने वाली है। भारत समेत तेल आयात करने वाले कई देशों ने ओपेक पर कच्चे तेल के दाम को कम करने के लिए दबाव डाला है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। आज से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में कई बदलाव हो गए हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। एसबीआई के ग्राहकों को महीने में एटीएम या ब्रांच से 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर पैसे चुकाने होंगे। पिछले 2 सालों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों को ज्यादा टीडीएस और टीसीएस चुकाने होंगे। आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव हो सकता है। दिल्ली यूपी की सीमा के पास गाजीपुर बॉर्डर पर कल किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में पुलिस ने अज्ञात 200 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से कहा कि हमने धैर्य रखा है, लेकिन सीमा मत लांघिए। उन्होंने कहा, आंदोलन के दौरान मर्डर के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे किसान का पवित्र शब्द बदनाम हुआ है। बीसीसीआई ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए महिला क्रिकेटर मिताली राज और टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम की सिफारिश की है। वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए क्रिकेट के 3 खिलाड़ियों शिखर धवन, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह का नाम भेजा गया है। दुनिया में कोरोना फैलाने और अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर घिरा चीन आज जश्न में डूबा हुआ है। चीन की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। जिनपिंग की पार्टी के 100 साल पूरे होने पर आज चीन में ऐतिहासिक जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन के लिए अमेरिका से भी दुश्मनी मोलने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने अपनी संसद में अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई है। देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन का। 向人民致敬。 चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आज 100 साल पूरे होने के मौके पर पूरे चीन में जश्न मनाया जा रहा है। थिएन आनम चौक पर जारी जश्न में राष्ट्रपति जिनपिंग भी शरीक हो रहे हैं। चीन ने इस जश्न पर पानी की तरह पैसा लुटाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चीन को दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है और अभी भी रोज हजारों मौतें हो रही हैं, वैसे वक्त में चीन सेलिब्रेशन में जुटा हुआ है। चीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों को लेकर घिरा है। राष्ट्रपति जिनपिंग सीपीसी के 100 साल पूरे होने के जश्न के जरिए नाकामियों को छिपाकर झूठी उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं। जिनपिंग सरकार की कई नीतियों को लेकर जनता में रोष है, जिसको दबाने के लिए वहां की सरकार दमनकारी कार्रवाई करती रहती है। कई देशों ने चीन के सामानों पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान अमेरिकी और पश्चिमी देशों की नीति को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर बरसे। इमरान खान ने कहा कि तालिबान और अलकायदा के हमारे कबायली इलाकों में घुसने पर अमेरिका के कहने पर हमने ड्रोन अटैक करने की इजाजत दी। अपनी ही फौज को अपनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा। पिछली सरकारों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया।
इमरान खान ने संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जमकर भला बुरा कहा। इमरान ने पूछा कि लंदन में 30 साल से पाकिस्तान का वांटेड दहशतगर्द बैठा है, क्या वो हमें उस पर ड्रोन हमला करने देंगे। इमरान जिसका जिक्र कर रहे थे वो मुजाहिरों का नेता अल्ताफ हुसैन है। इमरान ने कहा कि हमारी पिछली सरकारों ने अमेरिका को अपनों पर हमले की इजाजत क्यों दी। संसद में इमरान खान ने कहा कि हमने दूसरे देश और कौम के लिए इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन हमें इसकी तारीफ के बजाय जिल्लत झेलनी पड़ी। उन्होंने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अब उनके साथ शांति और पार्टनरशिप तो चल सकती है, लेकिन अब दुश्मनी के साथ साझेदारी की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान अब कभी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन की कीमत पर अमेरिका के साथ किसी भी पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुकने का ऐलान किया है। चीनी टीवी चैनल CGTN को दिए गए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि अपने दोस्त चीन को लेकर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश दबाव बनाते थे, लेकिन हमने उनके सामने नहीं झुकने की कसम खाई है। चीनी टीवी चैनल CGTN को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने चीन का जमकर गुणगान किया। उन्होंने चीन के साथ स्पेशल रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत से जब भी सामना हुआ है तो चीन और पाकिस्तान मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे भारत से टकराव का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इस महीने के आखिरी हफ्ते में 3 दिनों के दौरे पर चीन जाएंगे। इस दौरे में चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौतों पर दस्तखत होंगे। पाक मीडिया के मुताबिक इस दौरान इमरान वुहान लैब भी जाएंगे। इमरान के दौरे के बाद अगस्त के तीसरे हफ्ते में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूपी की राजनीति में ओवैसी पर क्यों है सबकी नजर, सिद्धू को तरजीह मिलने पर अब क्या करेंगे अमरिंदर। क्या आपने सुना राजभर का कुर्सी का फॉर्मूला। आइए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। प्रियंका और राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धू की नाराजगी दूर हो गई है। ऐसा अनुमान है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खास बात ये रही कि पूरी कवायद में प्रियंका की भूमिका अहम रही। सिद्धू की नाराजगी दूर करने का फॉर्मूला तलाशने के लिए प्रियंका पहले राहुल और फिर सोनिया से भी मिली। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को मना लिया तो उधर कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में विधायकों का मूड भांपने के लिए आज लंच पर बुला लिया है। दरअसल अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि नवजोत सिंह सिद्धू को किसी भी हाल में पंजाब के अंदर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। सुखबीर बादल ने सिद्धू को अनगाइडेड मिसाइल कहा तो जवाब में सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि मैं एक गाइडेड मिसाइल हूं जिसका निशाना आपके भ्रष्ट बिजनेस को तबाह करने पर है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि आपके सुख विलास महल को पब्लिक स्कूल और अस्पताल में नहीं बदल दूंगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर डिप्टी सीएम अजीत पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ CBI जांच की मांग की है। पाटिल ने सचिन वाजे के आरोपों के आधार पर ये मांग की है। वहीं इस मांग पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पहले आरोप लगाना फिर जांच की मांग करना और जांच कर फैसले सुनाना बीजेपी की आदत है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आजाद समाज पार्टी की चंद्रशेखर आज से साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर की कोशिश इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की है। अपने कार्यक्रम को लेकर उन्होंने लिखा है कि आजाद समाज पार्टी की 1 जुलाई की बहुजन साइकिल यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम यूपी में घर घर जाकर बीजेपी की बहुजन विरोधी नीतियों को एक्सपोज करेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में ओवैसी की एंट्री को देख एसपी और बीएसपी सक्रिय हो गई हैं। वहीं कांग्रेस भी ब्राह्मण मुस्लिम और दलित गठजोड़ पर काम कर रही है और अब इसमें बीजेपी भी कूद गई है। पार्टी का दावा है कि योगी सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम से सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ है और इसका संदेश देने के लिए नेता कार्यकर्ता उनके बीच जाएंगे। यूपी में बीजेपी से मुकाबले के लिए अब एक नया गठबंधन खड़ा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 दलों ने ये मोर्चा बनाया है जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम दिया गया है। मोर्चे ने 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया है। राजभर ओवैसी के मोर्चे ने अभी से सीएम और डिप्टी सीएम तय कर लिया है। राजभर के मुताबिक 5 साल में 5 सीएम बनेंगे जिनमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के नेता होंगे। वहीं हर साल 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी रखा गया है, यानी 5 साल में यूपी में 20 अलग अलग डिप्टी सीएम बनेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी में जारी सियासी कलह के बीच शुभेंदु अधिकारी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि शुभेंदु फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी पीएम के साथ चर्चा करेंगे। राज्य से चुनाव के बाद हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का आरोप लग रहा है। किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वालों में कितने असली और कितने फर्जी हैं? कहां फिर भिड़े बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक? कहां विधायक की गाड़ी पर हुई पत्थरबाजी और कहां शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई? देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष।
किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को लेकर उठे सवाल को लेकर जांच शुरू हो गई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में करीब 27,300 किसानों की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार को योजना के लिए इनकी सही पात्रता होने का शक है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में तकरीबन 2,09,925 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में तृणमूल का एक समर्थक तीर लगने से घायल हो गया। दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर डर फैलाने का आरोप लगाया। इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल के गुन्नौर से बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू ने पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी विधायक अजीत कुमार ने पुलिस पर अपराधियों से सांठगांठ कर इलाके से पशुओं की चोरी करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की शिकायत पर पुलिस केस भी दर्ज नहीं कर रही है। मेघालय के गारो हिल्स में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पुल बह गया। दक्षिण गारो हिल्स के दीमापार में पुल बह जाने से गांव के संपर्क मार्ग कट गए हैं। सिमसांग नदी समेत कई अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश और भूस्खलन से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर की कार पर लोगों ने पत्थर से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में ओबीसी आरक्षण जन जागरूकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे पडलकर की कार का शीशा टूट गया। हमले से बौखलाए गोपीचंद पडलकर ने बयान दिया है कि सबको मालूम है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 ट्रक अवैध शराब जब्त कर 556 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। गायघाट थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई कर NH-27 में बेरुआ में दोनों ट्रकों को पकड़ा। शराब को हरियाणा से दरभंगा भेजा जा रहा था। पुलिस ने 2 ड्राइवर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेतिया में शराब से लदे ट्रक पलटने से अवैध शराब कारोबारी का खुलासा हो गया है। ट्रक के अंदर रखे भूसे में शराब को छुपाकर सप्लाई हो रही थी। ट्रक ड्राइवर और शराब कारोबारी मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में अवैध शराब के काले कारोबार के खुलासे ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में एसटीएफ ने अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में हथियार बरामद कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना से सटे फतुहा के गुलम हियाचक गांव में ये अवैध गन फैक्ट्री चल रही थी। अवैध हथियार फैक्ट्री को मुंगेर में रहने वाले अपराधी चला रहे थे। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर आरपीएफ के जवान ने हादसे के शिकार बने एक यात्री को बचा लिया। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे कुनैन मुलजी का पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और पटरी के गैप में समाने ही वाला था। तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के कर्मचारी विनीत कुमार ने यात्री को मौत के मुंह में समाने से बचा लिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर मंत्रियों को दी क्या कुछ हिदायत। महामारी ने फिर से क्यों बढ़ा दी है केंद्र सरकार की चिंता। रूस में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जनता के बीच इसकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता पर फोकस करें। देश में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे देशवासी खुद कोरोना नियमों का पालन करें। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा है कि तीसरी लहर के बारे में बातें करने के बजाय वैक्सीनेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे इससे बचने के उपायों पर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर्स की भूमिका को देखते हुए इस बार खुद प्रधानमंत्री ने उनसे मुखातिब होने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की अक्सर तारीफ करते रहते हैं। आईएमए के मुताबिक 1500 से ज्यादा डॉक्टरों की जान कोरोना महामारी ने छीन ली है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आज के संबोधन का देश भर के डॉक्टर्स उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिन तक पहले घोषित 6.28 लाख करोड़ के कोरोना पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पहले की कई सरकारें घोषणा करती थी लेकिन उसे कई दिनों बाद लागू करती थी, लेकिन मोदी सरकार हाथों हाथ फैसलों पर अमल करती है। सरकार ने जून से नवंबर तक जरूरतमंदों को अनाज देने की घोषणा की है। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। 15 राज्यों को चिट्ठी लिखकर केंद्र ने पॉजिटिविटी रेट कम करने के लिए कदम उठाने की हिदायत दी है। इन राज्यों के जिन जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, उन इलाकों में खास एहतियात की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ सीए की परीक्षा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उन उम्मीदवारों के लिए ऑप्ट आउट सुविधा उपलब्ध होगी जो कोविड-19 से पीड़ित या उनके परिवारों के सदस्य हाल ही दिनों में कोविड-19 से पीड़ित रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच एक दूसरे की कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर बात चल रही है। इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए भारतीय नागरिक यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकेंगे। बदले में भारत भी यूरोपीय देशों के सर्टिफिकेट को मान्यता देगा।
रूस में कोरोना संक्रमण से हालात एक बार फिर काफी बिगड़ चुके हैं। देश में 24 घंटे में 669 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, जो कि एक दिन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। यही नहीं, केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन में 21,042 मामले सामने आए हैं। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अनोखी योजना शुरू की है। बीरेन सिंह ने उन विधानसभा क्षेत्रों को 20 लाख इनाम देने की घोषणा की है जो सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। मुंबई में क्यों फिर से पैदा हुई वैक्सीन की किल्लत? तेजस्वी और तेज प्रताप ने आखिरकार कौन सी वैक्सीन लगवाई है? और बंगाल में फेक वैक्सीनेशन को लेकर कैसे ममता सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं मुश्किलें? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,415 नए केस आए हैं। वहीं 61,000 से ज्यादा मरीज इस दौरान संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी से 988 लोगों की मौत हो गई। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 5,17,000 के करीब है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 240 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में राजधानी में 6 लोगों की मौत महामारी से हो गई। अब दिल्ली में कोरोना के 1,379 एक्टिव मरीज बाकी रह गए हैं। आज मुंबई में सरकारी और म्यूनिसिपल सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है। बीएमसी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला वैक्सीन खत्म होने की वजह से लेना पड़ा है और वैक्सीन उपलब्ध होते ही दोबारा टीकाकरण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से अपील की है कि वो मुंबई के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराएं। मुंबई से सटे मीरा रोड पर महानगर पालिका के कर्मचारी और पुलिस वालों ने मिलकर एक ठेले वाले की सारी सब्जियों को पहले तो जमीन पर गिरा दिया, फिर उसके ठेले को हथौड़े से तोड़ डाला। उसके साथ ये सलूक कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में किया गया। वीडियो में सब्जी विक्रेता की बेचैनी साफ देखी जा सकती है कि किस तरह गरीब व्यक्ति अपनी गाड़ी को बचाने में खुद को बेबस पा रहा है। दिल्ली में एक शख्स ने एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बस इस बात के लिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने उसे वैक्सीनेशन सेंटर पर पंक्ति में आने के लिए कहा। बकरवाला इलाके में हुई ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन हद तब हो गई जब पुलिस ने एफआईआर लिखने की जगह उल्टे वॉलंटियर को वैक्सीनेशन सेंटर से हटा दिया। आखिरकार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। दोनों नेताओं ने स्पुतनिक वी का पहला डोज पटना के मेदांता अस्पताल में लिया है। कोरोना की वैक्सीन नहीं लेने के कारण कई दिनों से सत्ता पक्ष के लोग लगातार निशाना साध रहे थे। कोरोना ने कई बच्चों के ऊपर से उनके माता पिता का साया छीन लिया। सरकार ने मदद का वादा किया, लेकिन अभी तक इसका इंतजार ही है। मथुरा के धर्मेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की जान महामारी ने ले ली। अब घर में उनका छोटा बेटा और बेटी अकेले रह गए हैं, लेकिन सरकारी मदद न मिलने से दोनों के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं हो पा रहा है। यूपी के चित्रकूट में कोरोना की वजह से कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ अनाथ हुए कुल 27 बच्चे हैं। सदानंद पांडे परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे, जिनके ऊपर बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे की जिम्मेदारी थी। अब सदानंद के न रहने पर उनकी पत्नी जैसे तैसे परिवार को पाल रही है और इन्हें भी सरकारी मदद का इंतजार है। पश्चिम बंगाल के फर्जी टीकाकरण के मामले में केंद्र ने 2 दिन के भीतर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही सख्त कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में फर्जी टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को शिकायत की थी। ये शिकायत कोलकाता के कस्बा इलाके को लेकर थी, जिसके बारे में दावा है कि कैंप फर्जी तरीके से लगा है और कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।